तो जून का करंट अफेयर्स है, इसके बाद जुलाई का भी करंट अफेयर्स होगा 2021 का, जो कि प्रीलिम्स 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा क्या बहुत फास्ट जाऊंगा कवर करने के लिए करंट अफेयर्स को, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है प्रीलिम्स में। आप लोग के जो भी इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो उनके लिए तो बहुत फास्ट जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बता दूंगा कि यहाँ से ऐसे 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 कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग फास्ट पढ़ना, और मैं अभी ध्यान में रखूँगा कि आपको इन्वायरमेंट का कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता है। चलो, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट ये क्या होता है? देखो, अभी जो पहले तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? जून 5 को होता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। और इसमें देखो तुम्हारा जो जीईपी है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ये उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है टू टेक इनटू अकाउंट ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। अभी बताएंगे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस है इसके अंतर्गत, जो ये वाला जो जीईपी है इसके अंतर्गत 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस है जिसको असाइन करा जाएगा उनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब रुपए में, तो हमें मॉनेटरी टर्म्स में कौन कौन से 4? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो क्वालिटी और क्वांटिटी होगा इन सब रिसोर्सेज का, ये डिटरमाइन करेगा कि जीईपी क्या है उत्तराखंड का, ठीक है। अब देखो, जीईपी क्या होता है? इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज सप्लाइड टू ह्यूमन बीइंग इन अ रीजन एनुअली एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोफिजिकल वैल्यू एंड मॉनेटरी टर्म्स। मतलब समझ में नहीं समझ में? देखो देखो, ये सब मान लो, ये सब मान लो सर्विसेज है, इकोसिस्टम सर्विसेज वगैरह तुम लोग को ध्यान होना चाहिए। बट मान लो ऐसा कि कोई कोई सर्विसेज है जो इकोसिस्टम आपको देती है, ह्यूमन बींग्स को देती है, ह्यूमन बींग्स को जैसे देती है सर्विसेज, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज दे सकती है। तो ये सब सर्विसेज को, ये सब सर्विसेज को आप मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बायोफिजिकल वैल्यू में कैलकुलेट करोगे, और इसके बेसिस में आपका जो निकलेगा, जो आपका जो ये निकलेगा इकोनॉमिक सर्विसेज का, ये सब चीज़ मिला के इसी को बोलेंगे जीईपी, ठीक है। चलो, अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इतना भी अच्छे से सुन लिए, अच्छे से समझ लिए। अगर क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दिखेगा तो टिक मार सकते हो, ठीक है। आप पता नहीं सही मार पाओगे, टिक ही गलत मार पाओगे, बट अगर अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनते हो तो टिक सही मार सकते हो। और इस इम्पॉर्टेंट है, जीईपी और ग्रीन जीडीपी के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और हो सकता है क्वेश्चन, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि देखो, क्वेश्चन बनाना सीखो अभी से, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला में दे देगा जीईपी, और जीईपी के डिफिनेशन में दे देगा आपको कि ग्रीन जीडीपी का जो डिफिनेशन होता है ना, वो दे देगा क्या कि जीईपी आपका ऐसा ऐसा होता है, और वो जो ऐसा ऐसा है वो ग्रीन जीडीपी का डिफिनेशन है। और यहाँ पे ग्रीन जीडीपी में आपको दे देगा डिफिनेशन या मीनिंग जो है, इसमें दे देगा जीईपी का। और इसमें क्या होगा, ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाए, लेकिन आपको क्या लगेगा, ये भी तो ऐसा ही लग रहा है तो सही हो सकता है। दोनों आप हो सकता है बोथ 1 और 2 मार दो, बट उस केस में क्या हो जाता है, नीदर 1 और 2 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और रिवर्स भी दे सकता है कि जीईपी का सही दे देगा और ग्रीन जीडीपी का सही स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि सही है कि गलत है बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब एक कोई न्यू टर्म आता है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो बहुत न्यूज़ में रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जीईपी ये था। अब देखो, ग्रीन जीडीपी क्या होता है पता है? देखो, ग्रीन जीडीपी में क्या होता है कि मान लो तो हमारे कंट्री का जीडीपी कुछ था, मान लो जीडीपी कुछ था, अब क्या हो रहा है कि हम लोग का कंट्री इन्वायरमेंट को हो सकता है बहुत कुछ डैमेज कर रहा हो। हमारा कंट्री, हमारे जो पॉपुलेशन है, वो जो हमारा कंट्री है वो उसके कारण जो जीडीपी बन रहा है, जीडीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण इन्वायरमेंट पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो वो जो ख़राब इम्पैक्ट्स पड़ा ना, वो जो ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट पे, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करो और जीडीपी से माइनस कर दो, तो वो हो जाएगा आपका ग्रीन जीडीपी। समझ में आया? देखो, ग्रीन जीडीपी विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। मैंने बता दिया, यही था ना? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो जीडीपी और जीईपी में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए अभी।
तो यही सब चीज़ें, और आपको एक बार पढ़ना होगा तो गो थ्रू एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। चलो, अब क्या है, तुमको देखो SEEA के बारे में है, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स। ये डेवलप किया जाता है UN के द्वारा, अब नाम से पता चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब चाइना जो है 2004 से अलग अलग स्टडी कर रहा है टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज विच ऑफसेट्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। अब हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? बाय द ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। ये पता होना चाहिए कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किन के द्वारा क्रिएट करा गया है। उसके बाद आपको पता हो कि जो भूटान का जो हो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, उसमें एक इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन सबके बारे में एक जो पॉलिसी है उसके बारे में, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के बारे में है, उसमें मेंशन्ड है कुछ कुछ चीज़ें। और आपको पता होगा कि भूटान अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहता है। चलो, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडवांस कर दिया है टारगेट। क्या चीज़ का टारगेट? तो ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ठीक है, बाय 5 ईयर्स। पहले था 2030, अब कर दिया है 2025। मतलब कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग आप कब तक अचीव करना है? 2025 तक करना है। समझ में आ गया? और एक बार देखना हो तो देख लेना कि क्या था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। ये बेसिकली वही जो बोले ना कि 2020 तक टारगेट करा था कि 20% ब्लेंडिंग होगा इथेनॉल का इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल, बायोडीजल इन डीजल। ये वाला स्टेटमेंट नहीं बताए थे। 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। ये था आपका 2018 वाला नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। अब इसमें चेंज करके क्या कर दिया गया है कि 20% ब्लेंडिंग लाएगा, कब तक? तो 2025 तक। किस चीज़ का ब्लेंडिंग है? तो इथेनॉल का ब्लेंडिंग के बारे में बात किया जा रहा है सर। कंफ्यूज मत हो जाना बायोडीजल और बायोइथेनॉल वाला में, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग का बात कर रहा है, मतलब बायोइथेनॉल नहीं, सॉरी, इथेनॉल के बारे में बोल रहे थे, और बायोइथेनॉल भी बोल सकते हो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है? इथेनॉल, बायोइथेनॉल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड के बारे में बोला है कि कौन सा कंट्री कितना प्रोडक्शन करती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए USA का कितना है। USA का 57% है, ब्राज़ील का 27% है। मतलब एक दो कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा कैसा सीन चल रहा है उधर का। अब क्या होता है इथेनॉल ब्लेंड? इथेनॉल ब्लेंड होता है जब आप किसी जो मोटर फ्यूल है जो कि देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? जब आपका जो मोटर फ्यूल है कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल दैट इज ये ब्लेंड करा जाता है एज अ ब्लेंडेड, सॉरी हाँ, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया था, फ्लिकर आउट हो गया था। चलो ठीक है। ब्लेंड इज डिफाइंड एज ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल दैट इज एटलीस्ट कितना हो जाना चाहिए? 99% प्योर डेराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद गैसोलीन के साथ एक्सक्लूसिवली इसको ब्लेंड करना होगा। ये एक तरह का रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है। अब जो है गवर्नमेंट अलाउ कर दिया गया है, गवर्नमेंट ये सब चीज़ को अलाउ कर दी है कि आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो फॉर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। जो आपका इथेनॉल के लिए आप ये सब चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स विच ये तुम्हारा क्या है, हेवी मोलासेस हो गया, शुगर केन जूस हो गया, शुगर सिरप हो गया, सरप्लस राइस हो गया विथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मेज। ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में, ठीक है। अब क्या है, और आपको याद रखना होगा कि देखो ये जो DFPD है ना, ये नोडल डिपार्टमेंट है फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज इन द कंट्री। कौन है? ये डिपार्टमेंट है DFPD, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक बार अच्छे से देख लेना इसको, थोड़ा सा भी ये हो गया था। चलो उसके बाद क्या है? PM जीवन योजना के बारे में पता होगा। PM जीवन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है। ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है तुम्हारा? देखो ऐसे तो हो सकता है कोई व्हीकल डीजल पे काम कर रहा हो सकता है कोई व्हीकल पेट्रोल पे काम कर रहा हो,
और कुछ कुछ व्हीकल ऐसा भी हो सकता है जो आपको बहुत सारे कुछ कुछ फ्यूल्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि इस बहुत सारे फ्यूल पे वो रन कर सके, तो वो हो गया फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ठीक है, ये एक तरह से मॉडिफाइड करके बनाया जा सकता है भाई, ये यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में अब गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पे आए। ठीक है, अब और ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सक्सेसफुली ब्राज़ील में भी हो रहा है। ठीक है, चलो ओके। हाँ, ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। अब आपको गंगा रिवर बेसिन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपका जो रिपोर्ट है इसके ऊपर, ये कौन निकाल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ करा है एक एटलस। क्या चीज़ का एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स दैट आर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट किसके अंदर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब किसके लिए होगा, नाम से पता चल रहा है, देख लेना अगर तब भी अगर इश्यूज़ है तो। चलो, अब ग्लेशियल लेक क्या होता है, देखो देखो जब वाटर मास जो होता है ना, जब मान लो कोई ग्लेशियर है तो उसके आसपास या उसके एरिया के अराउंड जो वाटर मासेस होते हैं, ग्लेशियर लेक जैसे मान लो कि ऐसे 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 ग्लेशियर है, तो यहाँ पे अगर वाटर मासेस एक लेक टाइप से जमा हो जाते हैं तो इसको बोलेंगे ग्लेशियर लेक। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज वाटर मास एग्जिस्टिंग इन सफिशिएंट अमाउंट एंड एक्सटेंडिंग विथ अ फ्री सरफेस इन अंडर बिसाइड एंड ऑन इन फ्रंट ऑफ एंड स्लैश और इन फ्रंट ऑफ ग्लेशियर। समझ में आ गया, सिंपल समझ जाओ जो मैंने समझाया था उधर पहले। बहुत अच्छी बात है। चलो, ग्लेशियर ये सब समझ में आ गया, तो अब इसका एक सिंपल यही था कि एक एटलस निकाला है, तो कौन निकाला है, ये निकाला है भाई। ठीक है, अब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ये किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है भाई। ठीक है, गंगा बेसिन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़े हो तो। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो उत्तराखंड में जो है सब लगभग, उत्तराखंड जो है ये वाला जो है लेक काउंट कितना है, लगभग 93.50% है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। ये पता होना चाहिए, ज़्यादा कम वाला चीज़। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखो, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसे क्या दे सकता है कि एप्लीकेशंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसका क्या यूज़ हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा एक योजना था परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, यहाँ पे है भी पहले समझो एक चीज़ क्या हुआ है ना, कि अंडमान एंड निकोबार को सर्टिफाई कर दिया, हैज़ बीन सर्टिफाइड एज, कुछ कुछ एरियाज़ है अंडमान एंड निकोबार में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट इतना हेक्टेयर एरिया अंडमान एंड निकोबार में, हैज़ बीन सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक अंडर द लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। अब ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने पता होना चाहिए कि ये वाला जो स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, ये लॉन्च करा गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ये किसके अंदर है, अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। इस स्कीम के अंदर ही ये सब चीज़ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो अलग अलग विलेज है, ईच विलेज इन द एरिया इज़ कंसिडर्ड एज वन क्लस्टर और ए ग्रुप, और उसके बाद सिंपल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा जो कि विलेज वाइज मेंटेन करा जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से पूछा जाएगा ना जब, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि तुम्हारा, रुकना थोड़ा सा, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, पीजीएस क्या होता है, पार्टिसिपेटरी, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ोगे तो सर्टिफिकेशन का कन्फ्यूज़न वगैरह कुछ कुछ है, जैसे पार्टिसिपेटरी गारंटेड सिस्टम क्या है इंडिया का, ये कैसे काम करता है, क्या करता है, तो इसको एक बार हल्का से ये वाला जो देख रहे हो जो बक्सा है, इस बक्से को अच्छे से एक बार देख लेना तो शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इंडिया जो है 8th है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड एंड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एज पर 2022 नहीं है 2020 डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो 8th हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, और फर्स्ट हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। समझ में आ गया। चलो, सर्टिफिकेशन देख लोगे इधर से। उसके बाद ड्राउट्स इन इंडिया में क्या बताएं, देखो ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ जान लो, एक दो चीज़, कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन
ये रिलीज़ किया गया UNDDR के द्वारा, सॉरी UNDD नहीं, UNDRR के द्वारा, माने UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा। अच्छा, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क था तुम्हारा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 30। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं हमें पता है, बट टाइम बहुत कम है। चलो ये हो गया तुम्हारा ड्रॉट्स वगैरह अगर देखना है तो हाँ, तो ये सब हो गया। फ्लैश ड्रॉट्स क्या होता है? ऐसे तो ड्रॉट्स हो सकता है कि बहुत टाइम में एक्यूमुलेट होकर एक पार्टिकुलर एरिया में ड्रॉट आए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है अचानक से सीवियर ड्रॉट आ जाता है, रैपिडली जल्दी आए, तो उसको फ्लैश ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट, मॉडरेट ड्रॉट का क्या कंडीशन से देखना होगा तो देख लेना। चलो हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसा था क्या कि ड्रॉट के लिए कुछ है कि कैसे कैसे कब कहाँ पे कौन सा ड्रॉट रखा जाएगा, क्या होगा, रेनफॉल का कंडीशन, ऐसा कुछ था शायद, ध्यान नहीं है वो। अगर एक बार देख सको ड्रॉट के लिए कंडीशंस क्या होता है, कैसे कैसे क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी है कि नहीं है वो भी देख लेना। चलो अब क्या है, अंडरलाइन पार्ट को देख लेना। यहाँ पे सेपरेट ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल्स बना रहे हैं, विल बी क्रिएटेड एट स्टेट लेवल विथ एडिक्वेट स्टाफ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। बहुत बढ़िया। चलो जुलाई का देख लो आप जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट जाने हमको पता है, लेकिन आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन नाउ। अच्छा ये तो नहीं ना, एनवायरनमेंट, हाँ देखो इसमें रटना है, जो भी करवाएंगे क्लाइमेट फाइनेंस इसमें रटना है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, ये क्लाइमेट फाइनेंस जो चीज़ है रटना है। मतलब क्लाइमेट फाइनेंस क्या हुआ, सिंपल समझ लो कि आपने क्लाइमेट को कोई लॉस करा है, या हमने कुछ क्लाइमेट को लॉस करा है, या क्लाइमेट को लॉस नहीं भी करा है अगर, तो मान लो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन को, क्लाइमेट चेंज को, या किसी चीज़ को अगर रिकवर करना है, तो उसके लिए जो फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है वही क्लाइमेट फाइनेंस है, सिंपल। ठीक है, अब देखो एक रिपोर्ट है, टाइटल है द स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस, द स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस। ये रिलीज हुआ है रिसेंटली, किसके द्वारा? बाय द सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस क्या है? बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारा कोलिजन ऑफ लीडर्स कमिटेड टू डिप्लॉइंग फाइनेंस फॉर सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन एट स्केल बाय 2030, सिंपल। ठीक है, अब आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। देखो मैंने बोल दिया था याद करना है, ये सब जो फाइनेंस का मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है। अंडरलाइन मैंने कर दिया है इसमें लगभग चीज़ को, हाँ बहुत कुछ को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, लगभग चीज़ को ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है हमने, तो फिर लगभग चीज़ को अंडरलाइन करके रखा हुआ है हमने, तो फिर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर ये हो गया, तो उसके तो ये आप लोग यहाँ से अच्छे से एक बार सही से देख लेना। ठीक है, जैसे GEF हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन मैंने कर ही दिया है, जैसे कि आपका कब आया था ये 1994 में फोर्स वगैरह में आया था, तो ये सब चीज़ SCCF है, LD अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा भी क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, और जो UNFCCC के टारगेट्स और गोल्स हैं वो सब भी जैसे हो गया, तो वो आपको इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ना है पूरा। जैसे आपने इन्वायरमेंट अच्छे से कवर करा होगा, तो इन्वायरमेंट में आपको वो और भी अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हम पढ़ेंगे, वही बताएंगे, तो इससे अच्छा है इसको आप स्टडी कर लेना। ठीक है, अंडरलाइन मैंने लगभग चीज़ को यहाँ पे कर दिया। वैसे आप लोग देख भी रहे होगे क्लासेस में कि जैसे विजन का बुकलेट है, तो बहुत कुछ है विजन के बुकलेट में, बट मैंने अंडरलाइन बहुत 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 कम कम चीज़ को कर रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, ये NAFCC के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सब भी पता होना चाहिए। देखो मैंने अंडरलाइन यहाँ भी कर दिया है, तो ये पार्ट जो रटना है उसको रटना ही है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी अच्छे से कर सकते हो आप। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ अभी। ठीक है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आ सकती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या रीज़न्स है, या सबसे ज़्यादा रीज़न्स क्या है, ये सब आ सकता है, बट ये जनरल टॉपिक होगा और ये आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि मेजर सोर्स क्या है दिल्ली के पॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डाल सकते हो। चलो, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है बेसिकली ये। ठीक है, उसके बाद नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। देखो ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, तो पटना बिहार में बन रहा है।
ठीक है। अब बिहार को एक नेचुरल एडवांटेज है कि इससे रिलेटेड, डॉल्फिन से रिलेटेड, कि ये लगभग 50% ऑफ वर्ल्ड्स रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन का यहाँ पे है। ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लो, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है कि इंडेंजर्ड है ये। IUCN स्टेटस अगर देखोगे तो शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 का भी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है। और WPA एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में है। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो है, जो आपने बात किया गैंगेटिक डॉल्फिन का, ये 4 में से एक टाइप ऑफ डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। और 3 डॉल्फिन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बाईजी इन यांगचे रिवर इन चाइना, बोटो इन अमेजन रिवर, भूलन इन इंडस रिवर इन पाकिस्तान, ये सब दिया हुआ है। अब देखो, गैंगेटिक डॉल्फिन का एंडेमिक एरिया दिया हुआ है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और ये क्या होता है ना, जो गंगेज डॉल्फिन होती है, ये आपका ये ब्लाइंड होती है। ठीक है। तो इकोलेशन यूज़ करता है, मतलब इकोलेशन मतलब इको का साउंड दिया, फिर उधर से साउंड है, तो इकोलेशन वाला फेनोमेना ये यूज़ करता है। ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये एक तरह का मैमल है, इसलिए ये अंदर ब्रीथ नहीं कर सकता है वाटर का, और इसको टाइम टू टाइम ऊपर आना होता है। ठीक है। एवरी 30 to 120 सेकेंड में ऊपर आके इसको ये सांस लेना होता है। ठीक है। उसके बाद जनरली इनके जो फीमेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन मेल्स के। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसको सूसू वगैरह भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो, सोन, सूसू, सूसू से हो, ये सब बोलते हैं। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में देख लो कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक तरह का ऑन लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ये बनाया गया है। ठीक है, ताकि इसको बचाया जा सके। ठीक है। अभी हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। चलो, थैंक यू।